आज 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया, जिसे 2024 के फाइनल से पहले का सेमीफाइनल माना जा रहा है। चुनावी रणभेरी बच चुकी है, जीत के लिए सियासी गुणागणित लगाया जा रहा है। 15 साल बाद 2018 में मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में दोबारा सत्ता में आने वाली कांग्रेस फिर से जीत का दम भर रही है, तो राजस्थान में सचिन पायलट का दावा है कि हर 5 साल में सरकार बदलने की 25-30 सालों की परिपाटी इस बार खत्म हो जाएगी और कांग्रेस दोबारा सरकार बनाएगी, जबकि बीजेपी राजस्थान छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की विदाई तय मान रही है। बीजेपी ने एमपी और राजस्थान में केंद्रीय मंत्रियों और सांसदों को टिकट देकर चुनावी मैदान में उतार दिया है। अब इस जंग में कौन किस पर भारी, किसकी कितनी तैयारी, आज सबका हिसाब होगा। में बड़ी बहस इसी मुद्दे पर। क्या है वो बड़े 3 सवाल, जल्दी से वो सवाल भी आपके सामने लाते हैं। सवाल लाइए। पहला सवाल, 2023 की जीत क्या 2024 की जीत की गारंटी बनेगी? दूसरा सवाल, सीएम की बजाय क्या पीएम मोदी के चेहरे पर चुनाव जीतेगी बीजेपी? तीसरा सवाल, जाति जनगणना और ओपीएस का दांव कांग्रेस की जीत की गारंटी बनेगा क्या? आज इन्हीं 3 बड़े सवालों पर होगी बड़ी बहस, लेकिन शुरुआत इस रिपोर्ट से। Date of poll will be 7th November and date of counting would be 3rd, which is common of course for all these states. प्रदेश में बनेगी, इस बात पर पूरा हमको विश्वास है और जो माहौल है, जो फीडबैक हमको मिल रहा है लोगों से, कार्यकर्ताओं से, पब्लिक से, वो पार्टी के पक्ष में है। भारतीय जनता पार्टी चुनाव के लिए पूरी तरह तैयार है। ये चुनाव जनता ही लड़ेगी और हम शानदार विजय प्राप्त। लोगों में यहाँ तक नारे लग रहे हैं कि जो विकास को लाए हम उनको लाएंगे का नारा चल रहा है कि कांग्रेस पार्टी 100% विन करेगी राजस्थान में। आदर भाव है और निश्चित रूप से देश की जनता का आशीर्वाद इन 5 राज्यों में प्रधानमंत्री मोदी जी को खुलकर मिला। भारतीय जनता पार्टी के भ्रष्टाचार और कुशासन के खिलाफ है और अप्रत्याशित सफलता कांग्रेस को मिलेगी। इस चुनाव के परिणाम बहुत ही चौंकाने वाले होंगे। इस बार कांग्रेस कहां दिखेगी मुझे समझ में नहीं आता। हम 2/3 बहुमत से सभी राज्यों में चुनाव जीतने वाले हैं। हमारी तैयारी है, हम राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में और मध्य प्रदेश में पूरी ताकत के साथ लड़ेंगे। विकास और गरीब कल्याण के मुद्दे पर इस चुनाव को माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ऐतिहासिक बहुमत के साथ चुनाव जीतेगी। अब सवाल है कि जिन राज्यों में चुनाव हो रहे हैं उनको आखिर 2024 से पहले का सेमीफाइनल क्यों कहा जा रहा है, और इन राज्यों में सियासी दल सत्ता में क्यों लौटना चाहते हैं? क्यों 5 राज्यों में जीत और हार का फैसला 2024 के चुनाव में असर डाल सकता है? इसको समझाने की आपको कोशिश करते हैं ग्राफिक्स के जरिए। अब यह देखिए, 5 राज्यों की कुल 679 विधानसभा सीटों पर चुनाव हो रहे हैं, जिनकी तारीखों का ऐलान आज हुआ है। अब देश के 5 राज्यों में कुल 16.10 करोड़ वोटर है, यानी कि 16 करोड़ 10 लाख वोटर है, जो देश की कुल असेंबली सीट का, विधानसभा सीट का 6ठा हिस्सा है। अब आप इसे समझिए, 60 लाख से ज्यादा युवा वोटर इस बार वोट डालेंगे। 5 राज्यों में 7.5 करोड़ महिला वोटर वोट डालेंगी। बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है महिला। 5 राज्यों की 83 लोकसभा सीट 2019 बीजेपी इसमें से 65 सीट जीती थी, कांग्रेस केवल 6 सीट इनमें से जीत पाई थी। 5 राज्यों की 65 लोकसभा सीटों में से कांग्रेस का सीधा मुकाबला बीजेपी से है। इंडिया गठबंधन दलों का रोल यहां पर नहीं है, यानी कि जो 2 प्रतिद्वंदी हैं वो बीजेपी और कांग्रेस है। कांग्रेस का सीधा मुकाबला बीजेपी से। वैसे सबसे ज्यादा फोकस हिंदी पट्टी के 3 राज्यों में रहने वाला है, क्योंकि इन राज्यों में सीधा मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस के बीच है। यह बात सही है कि तेलंगाना में कांग्रेस का जनाधार बढ़ा है, लेकिन सबसे बड़ा मुकाबला राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में होने वाला है। इन राज्यों से 65 लोकसभा सीटें आती हैं, और 2019 की अगर बात करें तो इन राज्यों में बीजेपी ने कांग्रेस का एक तरीके से सुपड़ा साफ कर दिया था। अब आपको दिखाते हैं 65 लोकसभा सीट का ब्यौरा। राजस्थान में देखिए कुल 25 लोकसभा सीटें आती हैं। बीजेपी ने 24 सीटें जीती थी 2019 में, आरएलपी के पास सिर्फ 1 सीट गई थी। अब छत्तीसगढ़ में आ जाइए, कुल 11 सीटें आती हैं लोकसभा की। बीजेपी ने 9 जीता था, कांग्रेस के खाते में सिर्फ 2 सीट ही गई थी। इसी तरीके से मध्य प्रदेश में
कुल 29, बीजेपी 28 जीत गई, कांग्रेस के खाते में सिर्फ 1 आई। अब आप इसे समझिए, हालांकि उस वक्त विधानसभा चुनाव कांग्रेस ने जीता था, लेकिन लोकसभा चुनाव में बाजी उलट गई। अब इस जीत के पीछे सबसे बड़ी भागीदारी ओबीसी समाज की है, ओबीसी वोटर्स की, जो बीजेपी के साथ 2014 के बाद से बड़ी संख्या में लगातार जुड़े हैं। आज इसी वोट बैंक को साधने की कोशिश की जा रही है, जिस पर नजर बीजेपी की भी है। अब कितने ओबीसी वोटर किनके साथ हैं यह भी देखिए आप। ओबीसी वोटर्स पीएम मोदी के साथ 2009 में 22% ओबीसी वोटर्स ने बीजेपी के हक में वोट दिया पीएम मोदी के चेहरे पर। फिर ये 2014 में ये आंकड़ा बढ़कर 22 से 44% हो गया, और फिर 2014 के बाद जब आप 2019 में आए तब ये 44 से बढ़कर के 48% हो गया। यानी एक बड़ा चंक ओबीसी का बीजेपी में शिफ्ट हुआ। जब बीजेपी के साथ बड़ी संख्या में ओबीसी वोटर जुड़ रहा है, तब राहुल गांधी ओबीसी समाज को साधने के लिए जाति जनगणना कराने का वादा कर रहे हैं और दावा कर रहे हैं कि अगर सत्ता में आए तो जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी दी जाएगी। 4 घंटे हमारी कास्ट सेंसस पे चर्चा हुई, डिस्कशन हुआ। एक ऐतिहासिक निर्णय कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने लिया है और यूनानिमसली लिया है। मगर मतलब कमरे में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था जिसने अपना पूरा सपोर्ट कास्ट सेंसस का जो कॉन्सेप्ट है उसको नहीं दिया। हमारे चीफ मिनिस्टर ने भी डिसीजन लिया है कि वो भी राजस्थान में, कर्नाटक में, छत्तीसगढ़ में, हिमाचल में कास्ट सेंसस को आगे बढ़ाएंगे। वैसे बात सिर्फ इतनी नहीं है, बल्कि कांग्रेस वोटरों को साधने के लिए हर वर्ग पर विशेष फोकस कर रही है। जिन राज्यों में कांग्रेस की सरकार, उन राज्यों में कांग्रेस अपने वायदे पूरी कर रही है। ये कांग्रेस कह रही है कि जहां जहां हमने सरकार बनाई, जो जो हमने गारंटी दी, वो गारंटी हमने पूरी की। अब इस बार कांग्रेस क्या कह रही है, देखिए। कांग्रेस कह रही है कि हमारी क्या गारंटी है। गैस सिलेंडर 500 रुपए कर देंगे, बिजली का बिल 100 यूनिट तक हम फ्री कर देंगे, सीएम चिरंजीवी योजना के तहत 25 लाख रुपए तक का फ्री इलाज किया जाएगा, न्यूनतम आय गारंटी योजना जिसके तहत 1000 रुपए प्रति महीने आपको मिलेंगे पेंशन के तौर पर, ओल्ड पेंशन स्कीम हम लागू करेंगे। हालांकि कुछ राज्यों में पहले से ये लागू है, जैसे राजस्थान में पहले से लागू है। लेकिन कांग्रेस के लिए चुनौती कम होने वाली नहीं है, क्योंकि सत्ता में रहने के बाद कांग्रेस के खिलाफ बीजेपी घेराबंदी करने में जुटी हुई है। वो सरकार के खिलाफ लोगों के गुस्से को हवा देने में जुटी है। राजस्थान में कांग्रेस की चुनौती क्या है वो भी आप देख लीजिए। अब कांग्रेस के सामने राजस्थान में चुनौती क्या है। पहला एंटी इनकम्बेंसी, दूसरा भ्रष्टाचार, तीसरा है गुटबाजी। ये सबको पता है कि कैसे अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच में गुटबाजी चरम पर है। चौथा रोजगार, और पांचवा है विनिंग ट्रेंड, जो परिपाटी है राजस्थान की, हर 5 साल में सरकार वहां बदल जाती है। अब बीजेपी कांग्रेस को घेरने के लिए बड़े चेहरों को मैदान में उतार रही है, ताकि कांग्रेस की बढ़त को रोका जा सके, उन जगहों पर कांग्रेस को पटकनी दी जा सके जिन जगहों पर कांग्रेस बीजेपी पर भारी पड़ सकती है। ऐसे में पहली लिस्ट बीजेपी ने जारी कर दी। 7 सांसदों को राजस्थान के रण में बीजेपी ने उतार दिया है। सबका हिसाब होगा मैं आपको, हमने पहले ही बताया था कि किन बड़े चेहरों को विधानसभा चुनाव का टिकट मिल सकता है। हमारी वो खबर आज पुख्ता साबित हो गई। अब आपको दिखाते हैं किसको किसको टिकट मिला है, जो बात इंडिया डेली लाइव ने आपको पहले ही बताई थी। पहली लिस्ट में वसुंधरा राजे का नाम अभी नहीं है। झोटवाड़ा से सांसद राज्यवर्धन सिंह राठौर को विधानसभा चुनाव में उतार दिया गया है। हमने ये बात पहले ही बताई थी। ये विद्याधर नगर से सांसद दिया कुमारी राजघराने से आती हैं, उनको विधानसभा चुनाव में उतार दिया गया है। तिजारा से सांसद महंत बाबा बालकनाथ, जो कि राजस्थान प्रदेश के उपाध्यक्ष भी बनाए गए हैं, इनको राजस्थान का योगी कहा जाता है, उनको भी चुनावी मैदान उतार दिया गया है। सवाई माधोपुर से सांसद किरोड़ी लाल मीणा को भी चुनावी मैदान में विधानसभा चुनाव में उतार दिया गया है। किशनगढ़ से सांसद भागीरथ चौधरी अब ये भी विधानसभा चुनाव में अपनी किस्मत को आजमाएंगे। सांचौर से सांसद देवजी पटेल। मतलब देखिए कितने सांसदों को बीजेपी ने चुनावी मैदान में उतार दिया। जैसे एमपी में उतारा कुछ केंद्रीय मंत्रियों को, कुछ सांसदों को, तो एमपी वाला फॉर्मूला राजस्थान में भी बीजेपी ने यहां पर चल दिया है। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। धनंजय गिरी हैं बीजेपी के प्रवक्ता, डॉक्टर उमा शंकर पांडे हैं प्रवक्ता कांग्रेस के, अक्कू श्रीवास्तव जी हैं वरिष्ठ पत्रकार हैं, मनोज यादव प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के, घनेंद्र भारद्वाज प्रवक्ता है आम आदमी पार्टी के, और हमारे साथ मनोहर बिश्नोई
हमारे संवाददाता हमें ज्वाइन कर रहे हैं। मैं सबसे पहले धनंजय गिरी जी अभी लगता है अभी हमारे साथ नहीं जुड़े। मैं मनोहर आपके पास आ रहा हूं। मनोहर, बिना सीएम फेस के बीजेपी चुनावी मैदान में जा रही है, यानी एकमात्र चेहरा होंगे और वो है पीएम मोदी। उन्हीं के चेहरे पर बीजेपी 5 राज्यों में चुनाव लड़ रही है। देखिए, जिस तरीके से बीजेपी ने जो पहली लिस्ट का अनाउंस किया है उसमें जो करीब 7 सांसद है उनको मौका दिया है और 7 सांसदों को मैदान में उतारा है विधानसभा चुनाव के मैदान में, और ये साफ मैसेज देने की कोशिश की है कि इस बार का चुनाव है वो मजबूती के साथ लड़ा जाएगा। किसी भी तरीके से जो तमाम जो पार्टी के नेता है वो अपने आप को हल्के में न आके और किसी भी तरीके से जो मुकाबले को है वो मजबूती के साथ लड़ने के लिए मैदान में उतरे। तो यही वजह थी कि 7 सांसदों को मैदान में उतारा है। जैसा कि जो हमने खबरों में चलाया कि जो जोटवाड़ा सीट है वहाँ पर राजपाल सिंह शेखावत जो हुआ करते थे उनकी जगह राज्यवर्धन सिंह राठौड़ को दिया गया है। विद्याधर नगर वहाँ से दिया कुमारी को दी गई है टिकट। साथ ही किरोड़ी सिंह बैंसला है उनको सवाई माधोपुर से मैदान में उतारा है। इसी तरीके से देवजी पटेल सांचौर से उनको टिकट दिया गया। मंडावा से नरेंद्र खींचर को टिकट दिया गया है। भागीरथ चौधरी को किशनगढ़ से दिया गया। ये तमाम चीज़ें हैं जो कोई ये फेस नहीं हो सकते, और ये तमाम चेहरे हैं जो मजबूती के साथ चुनाव मैदान में उतरे हैं। और जैसा कि प्रधानमंत्री मोदी ने साफ तौर से कहा था कि हमारा जो चेहरा है वो कमल का फूल होगा, ठीक है मनोहर, चुनाव लड़ा जाएगा। तो इसी चेहरा कमल का फूल होगा, चेहरा कमल का फूल होगा। कोई चेहरा इस बार बीजेपी सामने नहीं रख रही है। अक्कू श्रीवास्तव सर, क्या हम ये माने कि बीजेपी 5 राज्यों में पीएम मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ रही है? भले वो कहें कि हमारा चेहरा कमल होगा, लेकिन चेहरा तो एक ही है, पीएम मोदी का। चलिए, आवाज नहीं जा पा रही है, लग रहा है कि अक्कू श्रीवास्तव सर तक। मैं उमा शंकर पांडे जी आपके पास आ रहा हूं। 5 राज्यों में सरकार या 3 या 4? एक बार रिपीट करिए प्लीज। आवाज लगता नहीं पहुंच पा रही है आप तक। मैं ये कह रहा हूं कि क्या 5 राज्यों में सरकार या 3 राज्यों में सरकार या 4 राज्यों में सरकार? क्योंकि आप ही के पार्टी के कुछ नेता कह रहे हैं 5 में जीतेंगे, कुछ कह रहे हैं हम 4 में जीतेंगे। राहुल गांधी कह रहे हैं राजस्थान में क्लोज फाइट है। देखिए, कांग्रेस पार्टी पूरी ताकत के साथ इन 5 राज्यों में चुनाव जीत कर आ रही है, और उसका कारण क्या? मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की कांग्रेस से लूटी हुई सरकार चल रही है। मध्य प्रदेश की जनता ने शिवराज सिंह को 2018 में नकार दिया। इसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी ने षड्यंत्रों से, कुचक्रों से, धनबल और बाहुबल के माध्यम से उन्होंने मध्य प्रदेश की सरकार लूटी, यानी कि जनता के साथ उन्होंने विश्वास डाल दिया। अब वो जनता एक तो उसका हिसाब चुकता करेगी, दूसरा मध्य प्रदेश में जिस तरीके की असफल सरकार शिवराज सिंह चौहान जी ने चलाई है, निश्चित रूप से मध्य प्रदेश की जनता त्राहिमाम कर रही है। आप भ्रष्टाचार की बात कर लीजिए, आप आदिवासियों के अपमान की बात कर लीजिए, आप छोटी छोटी बच्चियों के साथ हो रहे बलात्कार की बात कर लीजिए, आप महंगाई की मार की बात कर लीजिए। राजस्थान में अशोक गहलोत जी की सरकार को देखिए, उन्होंने गैस सिलेंडर 500 रुपए में देना शुरू कर दिया। तमाम सारी चिरंजीवी योजना की बात कर लीजिए, युवाओं को रोजगार देने के लिए जो नए तरीके से अशोक गहलोत की सरकार ने काम किए, आप उसकी बात कर लीजिए। लेकिन मध्य प्रदेश में क्या हो रहा था? मध्य प्रदेश में डकैती, छिनैती, बलात्कार, महिलाओं पर अत्याचार के नाम से जाना जाने लगा। 12 साल की बच्ची। उमा शंकर जी, मैं दोबारा आपके पास लौटूंगा। घनेंद्र भारद्वाज जी आम आदमी पार्टी से। घनेंद्र जी, क्या यह चुनाव कांग्रेस को जिताने के लिए आम आदमी पार्टी लड़ रही है या सरकार बनाने के लिए लड़ रही है? क्या गणित है आम आदमी पार्टी का इन 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में? देखिए प्रत्युष जी, आम आदमी पार्टी देश के लोगों के लिए एक नई उम्मीद बनकर उभरी, और आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस लेके इन राज्यों में चुनाव लड़ने जा रही है।
अरविंद केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस का मतलब है कि गरीब के बच्चे को अच्छी शिक्षा मिलना, गरीब के बुजुर्ग को अच्छा इलाज मिलना, हर महिला की सुरक्षा और सम्मान को सुनिश्चित करना, किसानों को उनकी फसल का उचित दाम मिलना और हर नौजवान के हाथ में रोजगार होना। यह अरविंद केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस है। और अरविंद केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस पहले दिल्ली ने एक्सेप्ट करा, फिर पंजाब ने अडॉप्ट करा, फिर गोवा ने हमें 2 विधायक दिए, फिर गुजरात ने हमें 5 विधायक दिए। आज अरविंद केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस यही कहता है कि जहां पे करप्शन फ्री गवर्नमेंट की बात हो रही है, जहां पे लोगों का पैसा लोगों के ऊपर लगाया जाता है, जहां लोगों को उम्मीद है कि एक सरकार ऐसी है जो उनके लिए सोचती है, जो उनके लिए करती है, और निश्चित तौर पर हमारा संगठन पूरे देश में आपने कहा कि हमारी सरकार करप्शन फ्री सरकार देगी, करप्शन फ्री सिस्टम देगी, तो क्या राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में करप्शन युक्त सरकार है? देखिए प्रत्युष जी, मैं फिर कह रहा हूं कि जिन मुद्दों पे अरविंद केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस लागू हो रहा है, मैंने ये सवाल घनेंद्र जी इसलिए पूछा, मैंने ये सवाल इसलिए पूछा कि आप सभी इंडिया अलायंस के मेंबर हैं, इसलिए मैंने सवाल पूछा। मैं प्रत्युष जी, मैं कह रहा हूं जो मुद्दे हम लेके जा रहे हैं, मेरा यह मानना, हमारी पार्टी का यह मानना है कि ये 70-75 साल में मुद्दे सुलझ जाने चाहिए थे। आज हम क्या बात कर रहे हैं कि गरीब के बच्चे को अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए, गरीब के बुजुर्ग के लिए सरकारी अस्पताल में अच्छा इलाज होना चाहिए, महिलाओं की सुरक्षा होनी चाहिए, किसानों को उनकी एमएसपी मिलनी चाहिए उनकी फसल की, नौजवानों को रोजगार होनी चाहिए। 70-75 साल में जो सरकारें देश में रही, उन्होंने कभी इन मुद्दों को सुलझाने के लिए ध्यान नहीं दिया। अगर वो ये सब काम कर लेते तो आम आदमी यानी घनेंद्र जी ये सवाल आप बीजेपी से नहीं, ये सवाल आप कांग्रेस से भी पूछ रहे हैं, अपने इंडिया अलायंस के सहयोगी से भी पूछ रहे हैं। प्रत्युष जी, मैं इसमें आपको क्लियर कर दूं कि जो इंडिया अलायंस का गठन हुआ है वो लोकसभा चुनावों के लिए हुआ है, विधानसभा चुनावों के लड़ने के लिए हम स्वतंत्र हैं। हम पॉलिटिकल पार्टी, हमारा काम है कि हम अपनी पार्टी का विस्तार करें, अलग अलग राज्यों में जाके चुनाव लड़े, वहां पे सरकारें बनाए, ये हमारा राजनीतिक धर्म है। और जो इंडिया अलायंस है वो सिर्फ लोकसभा चुनाव के लिए। ठीक है। मैं जितेंद्र अपने सहयोगी का रुख करूंगा जो कि भोपाल में मौजूद है। जितेंद्र, चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया, लेकिन लोग यही सवाल कर रहे हैं कि मध्य प्रदेश में बीजेपी ने सीएम चेहरे के तौर पर शिवराज सिंह चौहान को सामने क्यों नहीं रखा? केंद्रीय मंत्रियों को, सांसदों को चुनावी मैदान में उतार दिया। बिल्कुल, देखिए अगर हम बात करें मुख्यमंत्री का जो चेहरा है वो इस बार हमने देखा है कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने अभी तक रखा नहीं है, चाहे हम किसी भी राज्य की बात करें, तो जाहिर सी बात है कि एक अलग ही जो रणनीति है वो कहीं ना कहीं यहाँ पर बनाई गई है। कुछ लोग मेरे साथ मौजूद हैं, हम सीधे उनसे ही बात करते हैं। आप बताएं, इस बार तो मुख्यमंत्री का चेहरा जो है वो किसी राज्य में नहीं रखा गया है बीजेपी ने कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा अगर चुनाव जीतते हैं। अगर सरकार चाहते हैं आप, तो कैसी सरकार चाहते हैं? मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं है अभी, लेकिन सरकार कैसी चाहते हैं? देखो सर, हम तो सरकार ऐसी चाहते हैं कि जो गरीबों का साथ दे, विकास करे, देश को आगे बढ़ाए और बेरोजगारी खत्म करे। उसके बाद जो सीएम कोई भी हो ये समस्या समाप्त करे। हाँ बिल्कुल, एक सीएम से हमें क्या करना है? सीएम से तो बस ये है कि देश से वो खाली मुख्यमंत्री है, हमें तो बस ये चाहिए कि भाई हमारी बेरोजगारी और। ठीक है, शुक्रिया जितेंद्र हमारे साथ जुड़ने के लिए। अभी देखिए मनोज यादव भी हमें नजर आ रहे हैं सामने स्क्रीन पर, धनंजय गिरी भी हैं। अक्कू सर, आप तक आवाज नहीं पहुंच पाई थी। अक्कू सर, जरा ये बताइए कि जो कहा जा रहा है कि 2024 के फाइनल से पहले का सेमीफाइनल, क्या यह कहना उचित होगा? क्योंकि 2018 में राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में हमने देखा कि क्या समीकरण वहां बैठे थे जो 2019 में बिल्कुल पलट गए। जी, हम सब लोगों को, अखबार वालों की एक आदत रही है कि हर चीज़ को बढ़ा चढ़ा के करते रहे हैं, लेकिन इस बार का सेमीफाइनल, क्योंकि पिछले 2-3-4 चुनावों से हर बार सेमीफाइनल होता रहा है, पता नहीं कौन सा वर्ल्ड कप हो रहा था, इसमें सेमीफाइनल कई तरीके से चल रहे थे, लेकिन ये सेमीफाइनल सचमुच सेमीफाइनल है और 24 के चुनाव के पहले का ये सेमीफाइनल है। इसमें जो भी जीतेगा वो एक बड़ी छवि के साथ सामने आएगा, चाहे वो कांग्रेस हो या भारतीय जनता पार्टी हो, और ये बड़ा रोचक चुनाव है।
5 राज्यों के चुनाव हैं, 3 मैं राज्यों मैं पे मैं ज्यादा माफी चर्चा चाहूंगा हो रही है, 2 अब राज्यों में मैं बहुत माफी कम। चाहूंगा आपको सर। इस वक्त दिया कुमारी सांसद जिनको विधानसभा चुनाव का टिकट दिया गया है राजस्थान से, उनको सुन लेते हैं क्या बोल रही हैं वो। भारतीय जनता पार्टी अच्छी तरह से ऑर्गेनाइज्ड वे में हर चुनाव को लड़ती है और मैनेजमेंट आप सभी जानते हैं कि बहुत अच्छा होता है पार्टी का। और हम लोग सिर्फ चुनाव से पहले ही नहीं, लेकिन पाँच साल हम लोग संगठन भी हमारा इतना मजबूत होता है और काडर बेस्ड पार्टी है, कार्यकर्ता बेस्ड पार्टी है और हर कार्यकर्ता को मौका भी मिलता है। तो ये बिल्कुल हम लोग पूरी तरह से तैयार इस चुनाव में जा रहे हैं और जीत तो निश्चित है। जी सवाई माधोपुर राजसमंद से सफर अब जी जयपुर वापस सवाई माधोपुर से शुरू हुआ। बिल्कुल बिल्कुल मैं बिल्कुल फिर से पार्टी को धन्यवाद दूंगी कि मुझे सवाई माधोपुर जो कि भरतपुर संभाग में था और फिर उसके बाद राजसमंद जिसमें 3 संभाग लगते हैं और अब जयपुर जहाँ की मैं बेटी हूँ, तो मुझे यहाँ से भी अब चुनाव लड़ने का अवसर दिया पार्टी ने, तो मैं बहुत बहुत आभारी हूँ उनकी। लोग समर्थक कार्यकर्ता आपको मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर देख रहे हैं। देखिए ये तो बिल्कुल इस सवाल का मैं कोई जवाब नहीं देने वाली। ये सब चीजें हमारा मैम इधर देख के, मैम इधर देख के, पार्लियामेंट्री कमेटी मैम इधर देख के, और हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व तय करेगा। अभी हमको चुनाव जीतना है और हमारी सरकार बननी है। सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे महत्वपूर्ण बात अभी वही है। और सारी बातें मान रही है कितना मैंडेट जाएगा, कितनी सीटें बीजेपी की आने वाली हैं? मैं तो कहूँगी फुल मेजोरिटी आएगी और हम सरकार बनाएंगे पूरी तरह से। बहुत अच्छी तरह से प्रत्याशियों का अभी फर्स्ट लिस्ट आपने देखी, बहुत अच्छी लिस्ट है। इसके बाद भी जितनी भी लिस्ट आएंगी अच्छे लोगों को मौका दिया जाएगा और पार्टी हमेशा देती है और इस बार भी देगी। तो दिया कुमारी बीजेपी की सांसद है राजस्थान से, उनको इस बार विधानसभा चुनाव में उतारा गया है। अक्कू श्रीवास्तव सर, क्या वसुंधरा राजे के विकल्प के तौर पर यह चेहरा सामने आया है? देखिए ये हम अटकल लगा सकते हैं, लेकिन जिस तरीके से राजस्थान में सांसदों को उतारा गया है, जिस तरीके से वहाँ और पुराने विधायक हैं, उसमें दिया कुमारी सिर्फ एक अकेली नेता नहीं है जिनको वसुंधरा राजे के सामने उतारा जाए। और अभी भी एक संभावना जो बची हुई है वो ये है कि वसुंधरा राजे चुनाव लड़ेंगी। कैसे लड़ेंगी, क्या लड़ेंगी, कितना किनारे करके, क्या वसुंधरा राजे झुकने को तैयार हो गई हैं, क्या वो पार्टी से हालात से समझौता कर लिया? क्योंकि वसुंधरा राजे को भी समझना होगा कि वो चुनाव या उनकी पीढ़ी के बाद दूसरी पीढ़ी भी है और दूसरी पीढ़ी को किस तरीके से लड़ाना होगा। तो हम सब लोग जो अपनी अटकलें लगाते रहते हैं उसके आगे कई यथार्थ के सवाल होते हैं और जो हमसे ज़्यादा नेता अच्छी तरीके से समझते हैं, तो मुझे लगता है इसमें थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। और दिया कुमारी को हम एकदम से ये नहीं कह सकते कि वो आने वाले दिनों में मुख्यमंत्री पद की दावेदार तो हर आदमी हो सकता है, लेकिन पार्टी कितना दावेदार मानेगी ये एक अलग सवाल। ठीक है धनंजय गिरी जी, क्या इस बार हो गया कि बीजेपी किसी भी सीएम फेस को आगे नहीं कर रही है? चलिए राजस्थान में बोलेंगे कि हमारी सरकार नहीं है, लेकिन एमपी में तो आपकी सरकार है। लेकिन शिवराज सिंह चौहान वो दरकिनार कर दिए गए, आपने पूरी फौज उतार दी, केंद्रीय मंत्रियों की, सांसदों की। यही बात तो कांग्रेस पूछ रही है कि आपको अपने सीएम चेहरे पर भरोसा नहीं। देखिए कांग्रेस क्या पूछेगी, आज कमल की वजह से कमलनाथ की पूछ है, नहीं तो भारतीय कांग्रेस पार्टी में तो राजघराने के लोग का दावेदारी हमेशा से रही है। आज कमल की वजह से कमलनाथ का वजूद है। आज देश का नेतृत्व अब आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास है, तो सबको पिछड़ों की उम्मीद आई है। इतने लंबे समय तक कांग्रेस ने शासन किया, एक ओबीसी को आज तक प्रधानमंत्री नहीं बनाया। पहली बार ओबीसी समाज के किसी व्यक्ति ने टेन्योर पूरा किया और दूसरा टेन्योर भी पूरा करने जा रहे हैं और ऊपर वाले का जनता का आशीर्वाद रहा तो तीसरे टेन्योर की भी तैयारी है। आज मैं आपको ये बात दावे से कह सकता हूं कि जनता के प्यार, जनता के स्नेह, जनता के आशीर्वाद, सर झुकाना पड़ता है जनता के कदमों में। सियासत में ही हाथ सरदारी नहीं आती। और जो बातें आप कह रहे थे कि सांसद को विधायक लड़ा रही, यही तो धनंजय जी मैं आपको माफी के साथ रुक रहा हूं, शिवराज सिंह को सुन लेते हैं क्या कह रहे हैं। और प्रदेश की जनता के हित में है। मैं आज हरिद्वार और ऋषिकेश जा रहा हूं। कल दिन भर मुलाकात और चिंतन दोनों करूंगा, परसों सवेरे लौटूंगा और चुनाव अभियान में पूरी ताकत के साथ हम भिड़ जाएंगे। केंद्रीय नेतृत्व को धन्यवाद। जी धनंजय जी बताएं।
भारतीय जनता पार्टी का डिसिप्लिन है कि जब जिस कार्यकर्ता को जिस कार्य में लगाया जाता है वो कार्यकर्ता उस कार्य में तन्मयता से लग जाता है। क्योंकि हमारे यहाँ पद नहीं दायित्व होता है, अलग अलग कार्यकर्ता अलग अलग समय अलग अलग कार्यकर्ता बोध से बंधे होते हैं। और सवाल ये उठता है कि कोई आकर के आपसे कहे तो कि हमें कोई नाराजगी है, जिसको जो काम दे दिया गया उस काम में लग जाता है। भारतीय जनता पार्टी के जब सबसे बड़े नेता यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 330 सीट जीतने के बाद जब भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय कार्यालय में आते हैं और ये कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होना गौरव की बात है और मेरे लिए सबसे बड़ा पद जो है वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता का है, तो वे भारतीय जनता पार्टी का हर एक कार्यकर्ता उस भाव बोध से कर्तव्य बोध से बंधता है और तब जाकर के मुझे एक बात बताइएगा धनंजय जी, धनंजय जी, दल बनता है। क्या ये कांग्रेस के कास्ट सर्वे का साइड इफेक्ट है कि बीजेपी के नेताओं को प्रवक्ताओं को बार बार ये बात कहनी पड़ रही है कि देश में पहली बार ओबीसी पीएम मिला? क्या इसके पहले एचडी देवगौड़ा ओबीसी पीएम नहीं थे? आपको ये बार बार बताना पड़ रहा है क्योंकि कांग्रेस ने कास्ट सर्वे का कार्ड खेल दिया है, तो आपको ये बताना पड़ रहा है कि बीजेपी ने पहला ओबीसी पीएम दिया देश को। देखिए आगे आगे मोदी जी चल रहे हैं, पीछे पीछे सब लोग चल रहे हैं। मैंने आपसे क्या कहा कि पहले ओबीसी प्राइम मिनिस्टर जिसने अपना टेन्योर पूरा किया, पहला ओबीसी प्राइम मिनिस्टर जिसने दूसरा टेन्योर शुरू किया, पहला ओबीसी प्राइम मिनिस्टर जिसके इतनी बड़ी फॉलोइंग है और तीसरे की भी तैयारी है, तीसरे टर्म की भी। दूसरी बात जो आप कह रहे हैं, कांग्रेस ने जो बात कही है बिहार में सिर्फ हुआ है, जातिगत सर्वे हुआ है, उस सर्वे को भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से किया गया है और उसमें भी आधा अधूरा किया गया है। 27 पॉइंट निकाले गए थे और 9 बिंदु बताए गए थे जिसमें सामाजिक आर्थिक और उनकी सामाजिक स्थिति, अद्यतन स्थिति, आर्थिक स्थिति, पर कैपिटा इनकम, सब कुछ की बात थी। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी सर्वांगीण विकास की बात करती है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। लेकिन आप पीयूष जी बताइए, जब सरकार ने वहां आधा अधूरा काम किया, नीतीश अपनी डूबती हुई नैया को बचाने के लिए 90 के दशक का बिहार चाहते हैं। हम बिहार को हम पूरे देश को आगे ले जाना चाहते हैं। हम कहते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं आज ही राहुल गांधी ने चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। राहुल गांधी ने जातिगत जनगणना को लेकर बीजेपी से और पीएम से कुछ सवाल पूछे हैं, वो जरा सवाल सुनिए। थोड़ी देर में हम वो बयान आपको सुनाएंगे। मैं डॉक्टर उमाशंकर मैं आपके पास आऊं, लेकिन उससे पहले एक बार मैं समाजवादी पार्टी का रुख करूंगा मनोज यादव साहब का। मनोज यादव जी, ये चुनाव किन मुद्दों पर लड़ा जा रहा है? ये लड़ाई जातिगत सर्वे के आधार पर, ओपीएस के आधार पर, ओबीसी के आधार पर, महिला आरक्षण के आधार पर, किस आधार पर ये 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव हो रहे हैं? बिल्कुल प्रत्युष जी, आपने बहुत सही सवाल पूछा है कि आखिर इन 5 राज्यों में चुनाव किन मुद्दों पे लड़ा जाएगा। बीजेपी अपने मुद्दे स्पष्ट कर चुकी है। उसने आज राजस्थान में 33% आरक्षण भी अभी दिखा दिया और उस 33% महिला आरक्षण में आपने पूरे 33% को भी सुनवा भी दिया। वो शायद किसी राजकुमारी का भाषण था या उनकी बाइट थी। मतलब ये 33% एक राजघराने की राजकुमारी है, क्लियर कर दिया बीजेपी ने और वो जनता को भी पता चल गया। लेकिन एनडीए गठबंधन की तरफ से जो मुद्दे हैं वो अभी आदरणीय राहुल जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया है कि इस देश का एक्सरे होना चाहिए और एक्सरे होगा तो निश्चय ये पता चलेगा कि इस देश में कहाँ पे कौन सी कमी है, कहाँ कौन सी गांठ है और कहाँ पे कौन सा शरीर काम नहीं कर रहा है। निश्चित तौर पे जातीय जनगणना एक्सरे के रूप में इस देश में काम करेगी और जिस दिन इस देश में पूरे जातीय जनगणना हो जाएगी, बिहार के सर्वे की रिपोर्ट से ये स्पष्ट हो गया है कि कमोबेशी देश में ऐसे ही आंकड़े होंगे, कहीं 2-4% कम, कहीं ज्यादा, लेकिन आधार माना नहीं जा सकता या इस आधार पे पूरे देश को जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। इसलिए मैं प्रतुल जी इस बात को स्पष्ट कर दूं कि मुझे लग रहा है कि जो जनता के मुद्दे हैं उन मुद्दों के आधार पे इंडिया गठबंधन और कांग्रेस पार्टी लड़ेगी। बाकी एनडीए गठबंधन अभी राष्ट्रभक्ति लेके आएंगे और बता रहे थे कि हमारे यहाँ पद नहीं दायित्व दिया जाता है। मैं बड़ा हैरान हूं, पद पे ही दायित्व का निर्वहन किया जाता है। ये आधी हिंदी कैसे बोलते हो आप लोग भाई? ऐसे कौन सा दायित्व होता है
जब तक आपके पास कोई पद नहीं होगा तब तक उस पद पे बिना बैठे आप दायित्वों का निर्वहन नहीं कर सकते हो। आप आरएसएस में ये सब कहा करो, सरकार के बारे में जब बताया करो तो संवैधानिक ढांचे में आके बात किया करो। वैसे झंडा डंडा नहीं मानते हो, संविधान की किताब को भी नहीं मानते हो, लेकिन जनता सुनती है तो फिर मेरे जैसा कोई व्यक्ति बैठा होगा तो मैं उसका तुरंत शोषण कर दूंगा, आपका कर दूंगा और ऑपरेशन भी कर दूंगा मैं। एक सेकंड धनंजय जी। हाँ देखिए राजनीति में कुछ लोग पद से ही बड़े होते हैं और कुछ लोगों के कारण पद बड़ा होता है। गांधी के पदाभिमुख चिंतन को जो नहीं समझ पाएंगे, जो जेपी को नहीं समझ पाएंगे, जो लोहिया के समाजवाद को परिवारवाद में समेट ले जाएंगे, उनको समझाना कि काम मेरा नहीं है, वो जनता समझा देगी, जनता समझा देगी। भाई साहब अपने अपने समय बोला, महात्मा गांधी भाई साहब अपने अपने समय बोला जाए, संवैधानिक भाई साहब अपने अपने समय बोला मनोज जी एक एक करके मनोज जी अपने समय पर बोले, अपने समय पर बोले। मनोज यादव जी ने आपने टोकिए इस बात के लिए। मनोज यादव जी आपने कुछ सवाल पूछा है, मैं बीजेपी से उसका जवाब दे रहा हूं। पड़ेगा प्रतुल जी। हाँ आपने जो पूछा है उसका जवाब मैं गांधी जी के परिप्रेक्ष्य में बात है तो स्पष्ट करके एक समय में एक ही बोले तो बात समझ में आएगी। हाँ बोले धनंजय गिरी जी। प्रत्युष जी, जब कोई व्यक्ति पार्टी में होता है तो पार्टी का व्यक्ति होता है। जब कोई व्यक्ति किसी पद पे चला जाता है तो संवैधानिक दायित्व से बंध जाता है, उस समय वो संविधान की शपथ लेता है और वो उस समय दायित्व बोध से बंध सा है। जब पार्टी में होता है तो पार्टी के साथ कार्यकर्ता होता है, जब संवैधानिक पद पे जाता है तब वो संविधान से बंधता है, तब वो पार्टी का व्यक्ति नहीं रह जाता। प्रधानमंत्री बहुत अच्छा पॉइंट आपने रखा धनंजय जी। धनंजय जी आपने कहा कि जब कोई पार्टी में रहता है तो पार्टी का कार्यकर्ता होता है, जब किसी संवैधानिक पद पर होता है तो वो एक दायित्व निभा रहा होता है। तब तो देश के प्रधानमंत्री पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं, फिर तो उनको अपनी पार्टी का भी प्रचार नहीं करना चाहिए तो क्या क्योंकि वो प्रधानमंत्री के पद पर है। बताते हैं, मैं अलग बताता हूं। क्या आप देश के प्रधानमंत्री का अलग नाम बताते हैं, मैं अलग बताता हूं। नाम अलग बताने की बात नहीं है, आपने कहा संवैधानिक दायित्व। अरे भाई जो जिस पार्टी का है उस पार्टी के लिए प्रचार कर रहा है। दोनों चीजें आज की राजनीति में अलग नहीं रही। बिल्कुल है। अकुश श्रीवास्तव सर, क्या आज की राजनीति में ये चीजें अलग अलग है? मान लीजिए कोई कांग्रेस का है और वो पीएम है, तो वो क्या कांग्रेस पार्टी की नीतियों को अलग कर देगा? चूंकि वो संवैधानिक पद पर है तो वो बिल्कुल निष्पक्ष तरीके से चुनाव प्रचार रैलियां करेगा। वो कांग्रेस का कैंडिडेट, कांग्रेस का पीएम उम्मीदवार, वो बीजेपी के गुणगान करने लगेगा, बीजेपी वाला कांग्रेस से करने लगेगा। ऐसा होता है क्या? नहीं, ऐसा होता भी नहीं और ऐसा सोचना भी नहीं चाहिए। अगर कोई पद पर बैठा, जो भी पद पर, किसी पद पर भी हो, तो वो उस हिसाब से सिर्फ काम करे कि मेरी पार्टी ये, मेरा वो, तो कुछ नीतिगत तो बातचीत हो सकती है, लेकिन उसके अलावा वो अपनी ज़रूरत, सरकार की ज़रूरत, देश की ज़रूरत के हिसाब से उसे करना चाहिए। लेकिन प्रायोरिटीज़ जो हैं, हमेशा प्राथमिकता जो है वो अपनी पार्टी की नीतियों के अनुसार करता है और उसी पर रहता है। आप ये अपेक्षा करें कि केंद्र में मोदी सरकार हो और वो राहुल गांधी की या कांग्रेस की राहुल गांधी की चीज़ों को फॉलो करें, वो उसी तरीके से अपने वोटरों का व्यवहार करें जैसे वो राहुल गांधी करते हैं, तो मुझे लगता है ये सोचना ही गलत होगा। और ना ही इतनी शुचिता, पवित्रता बची है और ना ही इस तरीके की बातें की जा सकती हैं। आज राजनीति सिर्फ सत्ता, कुर्सी और उसके बाद जो फिर उनकी अपनी नीतियों लागू करने का। आज जैसे देश में राष्ट्र को लेके बहुत सारी बातें होती, तो तय है कि ये भारतीय जनता पार्टी की अपनी नीति रही, अपना तरीका रहा है काम करने का, वो उन्होंने किया है। आज जाति को लेकर के जो लोग बात करते हैं वो अपने सिर्फ वोट बैंक के लिए ज़्यादा उत्सुक रहते हैं। और मुझे देश का कोई नेता बता दीजिए जो इस तरीके की बात करता हो कि साहब अब जाति की गणना हो गई, अब हम आर्थिक नीतियां उसमें बनाएंगे। तो अब तक क्या कर रहे थे 30 साल से बैठ करके या 50 साल से बैठ के क्या हो रहा था, अंदाजा नहीं। आप खुद ही कह रहे हैं कि साहब आपको अंदाजा है। सवाल आपने, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल आपने उठाया अकु सर, कि भाई सभी नेता आकर के अपनी जातियां बताते हैं चुनावी रैलियों में कि मैं इस जाति से आता हूं, लेकिन जातिगत सर्वे से भागते हैं, आंकड़े जारी नहीं होते। मैं कांग्रेस के प्रवक्ता के पास जाऊं उससे पहले मैं राहुल गांधी का आज का बयान सुनाता हूं, प्लीज प्ले कीजिए। प्राइम मिनिस्टर सीधा कह दें कि हम कास्ट सेंसस का डेटा रिलीज कर देंगे। प्राइम मिनिस्टर सीधा कह दें कि अगला सेंसस कास्ट बेसिस पे होगा। वो कह ही नहीं सकते, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर
सचमुच में ओबीसी वर्ग के लिए काम नहीं करते हैं। प्राइम मिनिस्टर का काम ओबीसी वर्ग को डिस्ट्रैक्ट करने का, ओबीसी वर्ग के ध्यान को इधर उधर करने का है। जो सच्चाई है कि ओबीसी वर्ग, दलित वर्ग, आदिवासी वर्ग को कितनी भागीदारी मिल रही है, उससे डिस्ट्रैक्ट करने का पूरा सिस्टम बना रखा है आरएसएस ने और नरेंद्र मोदी जी ने। और नरेंद्र मोदी जी उनके मेन इंस्ट्रूमेंट है, मतलब सेंट्रल औजार हैं। उनका यही काम है कि भैया ओबीसी की भागीदारी ना हो, ध्यान इधर उधर जाता जाए। उमाशंकर जी, ठीक है, बीजेपी से तो सवाल उठेगा कि आप कास्ट सेंसस से भागते क्यों हैं, लेकिन आपसे भी सवाल उठेगा कि आपने जब 2010-11 में जो आपने कास्ट सेंसस करवाया था, करोड़ों रुपए खर्च किए, वो डेटा आप रिलीज नहीं कर पाए। आप कह रहे हैं कि आज की तारीख में राज्य भी कर सकते हैं, बिहार ने कर दिखाया। तो आपने कर्नाटक में जब आपकी सिद्धारमैया की सरकार 2015 में थी, 170 करोड़ रुपए खर्च करके आपने जातिगत जनगणना करवाया। उसके बाद दोबारा 2018 में कांग्रेस जेडीएस ने सरकार बनाई, आपने जारी नहीं किए आंकड़े, क्यों नहीं किए? देखिए प्रत्युष जी, पहली बात तो 2011 सेंसस हुआ, वो जारी नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि उसमें तमाम तकनीकी त्रुटियां थी। 5 लाख से ज्यादा उसमें गोत्र आ गए थे, 5000 से ज्यादा उसमें जातियां आ गई थी। ये तमाम तरीके की तकनीकी खामियां थी, क्योंकि कास्ट बेस्ड सर्वे पहली बार हुआ था। उसको स्टैंडिंग कमेटी को भेजा गया, उसको राज्यों को भेजा गया कि इसमें जो त्रुटियां हैं उसको कृपया करेक्ट करके लाइए, और उसको आवाज कट गई। हाँ उमाशंकर जी बोले। माननीय प्रधानमंत्री जी ने उसको पटल पे क्यों नहीं रखा? कर्नाटका में हमने कराया, कर्नाटका में भी ये खामियां थी, सिद्धारमैया जी ने कराया। सिद्धारमैया जी स्वयं ओबीसी समुदाय से आते हैं, उन्होंने उसको कराया। अब जिम्मेदारी तो इनकी थी, इन्होंने सरकार कर्नाटका में भी बनाई, इन्होंने सरकार केंद्र में भी बनाई, लेकिन आपने क्यों नहीं किया? मैं ये पूछ रहा हूं। बीजेपी से तो सवाल किए जाएंगे और किए भी जा रहे हैं कि आप आखिर जातिगत जनगणना से क्यों भाग रहे हैं, लेकिन कांग्रेस ने जब करवाया केंद्रीय स्तर पर, राज्य स्तर पर, तो उसको जारी क्यों नहीं करवाया? वही तो मैं कह रहा हूं, क्योंकि उसमें समय लग रहा था प्रत्युष जी। सभी राज्यों को 5 लाख से ज्यादा गोत्र उसमें आए थे। अब 5 लाख ओबीसी की जातियां तो नहीं हो सकती। 5 लाख जातियों को अगर हम रखेंगे तो किसको क्या मिलेगा? ये तकनीकी खामियां थी, तकनीकी खामियां थी। हमने कराया। प्रत्युष जी मेरी बात आ जाए, काफी बातें हुई, हमने कराया। प्रधानमंत्री जी को चाहिए था जब वो तकनीकी सुधार होके दोबारा आया था, उसको इनको पटल पे रखना चाहिए था, जो इन्होंने नहीं किया। इन्होंने हमसे कहा हमने ओबीसी प्रधानमंत्री नहीं दिया। मान्यवर राजस्थान अशोक गहलोत जी ओबीसी समुदाय से आते हैं, छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल जी ओबीसी समुदाय से आते हैं, नीतीश कुमार जी ओबीसी समुदाय से आते हैं, सिद्धारमैया जी ओबीसी समुदाय से आते हैं, प्रधानमंत्री हैं। ओबीसी को प्रतिनिधित्व दिया। आपने मध्य प्रदेश में क्या किया? आपने ओबीसी समुदाय के कमलनाथ जी के पीठ में छुरा घोंपकर जनता के द्वारा चुनी हुई सरकार को आपने गिराने का काम किया। आपने महिला आरक्षण कांग्रेस के कारण आपको लाना पड़ा, लेकिन आपने ओबीसी महिलाओं को उसमें आरक्षण नहीं दिया। उत्तर प्रदेश की बात करें, 69,000 शिक्षक भर्ती घोटाले में आपने ओबीसी जाति के अभ्यर्थियों को कोर्ट में पैर रखने के लिए आपने मजबूर कर दिया। कोर्ट के चक्कर लगा रहे हैं, आपने उनके साथ छल किया। और ये जो आप प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं, सब कुछ बेचे जा रहे हैं, उसमें आरक्षण पाने वाली जातियों का ही तो नुकसान हो रहा है। अगर भेल रेल गेल आप बेच दोगे तो आरक्षण ही तो मारा जाएगा। ये किसके साथ आप धोखा कर रहे हैं? मनरेगा का आप मजाक उड़ाते हो लोकसभा में, ये किसके साथ आप मजाक कर रहे हैं? कोरोना काल में आप मैं आ रहा हूं मनोज जी आपके पास भी आ रहा हूं, लेकिन घनेंद्र भारद्वाज कुछ कहना चाह रहे हैं, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता घनेंद्र भारद्वाज। धोखा करते हो आप ओबीसी विरोधी हो, आप महिला विरोधी हो, आप दलित विरोधी। हमने क्यों शुरू में दिखाया था घनेंद्र भारद्वाज, वो आंकड़े हमने क्यों दिखाए थे कि ओबीसी वोटर्स किस तरह से किस ओर स्विंग किया ओबीसी वोटर्स। और अब देखिए जब हम डिबेट कर रहे हैं, डिस्कशन चल रही है, तो इसमें भी ओबीसी की बात हो रही है। किस स्टेट में कौन सा सीएम ओबीसी है, देश के पीएम ओबीसी है, कुल जमा घूम फिर करके ओबीसी। घनेंद्र भारद्वाज। देखिए प्रत्युष जी, मैं 2 बातों का जवाब देना चाहूंगा।
पहले भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने इस बात का कहा कि जो लोग संवैधानिक पदों पे हैं उन्हें सीधे सीधे राजनीति में नहीं रहना चाहिए और उन्हें राजनीतिक दल से हटके काम करना चाहिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ही इस थ्योरी को पूरा गलत साबित करते हैं। प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री का तो समझ लो कि वो राजनीतिक दल से आते हैं तो एक राजनीतिक विचारधारा को लेकर चल रहे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के द्वारा नियुक्त जो गवर्नर है, जो राज्यपाल जैसा जो संवैधानिक पद है, जो उपराज्यपाल जैसा संवैधानिक पद है, ये तमाम राज्यपाल और उपराज्यपाल भी आज भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में अलग अलग राज्यों में काम करे। दिल्ली में विनय सक्सेना उतना काम नहीं करता जितना इनका वीरेंद्र सचदेवा नहीं करता। रोज अरविंद केजरीवाल के खिलाफ झंडा लेके विनय सक्सेना खड़ा रहता है, रोज दिल्ली सरकार की फाइलों को उठा के सीबीआई ईडी को भेजता है, रोज दिल्ली सरकार के कामों को रोकता है, रोज दिल्ली की डेवलपमेंट। तो आप इतने घोटाले करते क्यों हैं भाई? आप शिक्षा के नाम पर शराब का कारोबार क्यों करते हैं भाई? आप 50 करोड़ का घर क्यों बना लेते हैं? जो बच्चों की कसम खाते थे कांग्रेस के साथ नहीं लेंगे, वो कांग्रेस के गोद में बैठ कर खेल रहे हैं। आप 50 करोड़ का घर बना लेते हैं, आपको घर नहीं लेने वाले थे, आप गाड़ी नहीं लेने वाले थे, आप बंगला नहीं लेने वाले थे, आप शिक्षा की बात करते हैं और शराब का धंधा करते हैं। आधा आपके साथ बहुआ देश की संवैधानिक संस्थाएं जिसको जमानत नहीं दे रही। प्रत्युष ये तरीका ठीक नहीं है डिबेट का। गणेंद्र जी आपने कुछ सवाल किया, मैं एक सेकंड, अभी आप बीजेपी से जवाब ले लीजिए, काउंटर कर दीजिएगा आप। मेरी बारी में आपको क्या मिर्ची और लग रही है आपको? नहीं, ये तरीका ठीक नहीं है। जब मैंने धनंजय को सुना, सारे लोग सुन रहे हैं, धनंजय बीच में कैसे टोका टाकी? धनंजय जी जरा सुन लीजिए, आम आदमी पार्टी को सुन लीजिए, उसके बाद उसका जवाब दीजिएगा, पूरा समय मिलेगा। देखिए प्रत्युष जी दोनों 1-to-1 जवाब देने दीजिए, जो 3 लोग हैं। हाँ बोलिए। अरे यार दे तो दिया, कितना टाइम पूरी डिबेट ले जाओगे क्या प्रत्युष जी की? दे तो दिया, कितना टाइम लोगे? नहीं, मेरे डिबेट में कोई एक प्रवक्ता पूरी डिबेट अपने साइड नहीं ले जा सकता। देखिए यहाँ सबका इस बराबर हिसाब होता है, बराबर वक्त मिलता है। जी प्रत्युष जी, डिबेट का पूरा प्रोटोकॉल है, जो आदमी बोल रहा है जब आप अपनी बात पूरी कीजिए। गणेंद्र जी आप अपनी बात जल्दी से पूरी कीजिए, मैं जवाब लूंगा बीजेपी से। मैं यही कह रहा था कि भारतीय जनता पार्टी के राज में, मोदी राज में संवैधानिक संस्थाओं को न सिर्फ कुचला जा रहा है, बल्कि जो लोग संवैधानिक पदों पर बैठे हैं वो भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की भूमिका अदा कर रहे हैं। मैंने आपको दिल्ली का एग्जांपल दिया, दिल्ली में विनय सक्सेना भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता का काम कर रहा है, रोज अरविंद केजरीवाल के कामों को रोकता है, रोज दिल्ली के कामों को रोकता है, रोज अरविंद केजरीवाल की फाइल उठा के सीबीआई ईडी को भेजता है। पंजाब का गवर्नर बनवारी लाल पुरोहित रोज भगवंत मान के फाइल कामों की फाइल उठा के सीबीआई ईडी को भेजता है, रोज पंजाब के तमिलनाडु का राज्यपाल रोज स्टालिन के काम। गणेंद्र जी मैं बीजेपी से जल्दी से जवाब ले लेता हूं, एक सेकंड। गणेंद्र जी धनंजय जी, आप संवैधानिक संस्थाओं का, सरकारी मशीनरियों का आप दुरुपयोग कर रहे हैं, आप डरा रहे हैं अपोजिशन पार्टी को। प्रत्युष जी, आम आदमी पार्टी के मंत्री लाइन से जेल जा रहे हैं और कोर्ट उन्हें बेल नहीं दे रहा है, तो आप विधायिका पे सवाल उठा रहे हैं, कार्यपालिका पे उठा रहे हैं या न्यायपालिका पे उठा रहे हैं? आपको जब कोर्ट कहती है कि इट सीम्स इट इज ए पीएमएलए केस, यह हाई कोर्ट का अपना वर्डिक्ट है कि इनके मंत्री पीएमएलए केस में इन्वॉल्व है, इनके मंत्री को सुप्रीम कोर्ट भेज नहीं दे रहा है, जमानत नहीं दे रहा है, और फिर इस तरह की बातें कर रहे हैं आप। इस देश के कानून संविधान से ऊपर है आप। अरविंद केजरीवाल 15 नेताओं की सूची लेकर घूमते थे कि ये सबसे भ्रष्ट नेता है, सबसे भ्रष्ट। आज सबके गोद में बैठे हुए हैं और उन सबसे लिखित माफीनामा किया है। भारत नहीं, दुनिया की राजनीति में अरविंद केजरीवाल से अधिक माफीनामे किसी ने नहीं लिखे। पहले मैं दावे से कह रहा हूं। दूसरी बात, जब दिल्ली ऑक्सीजन के लिए तड़प रही थी, तरस रही थी, तब आप बंगला बना रहे थे, और जब आपने कुछ किया ही नहीं तो जांच से आज कहा, जांच किया से तो सांच निकल के आएगा। आप सांच से क्यों डर रहे हैं? और अजब रिवाज है आपका, शिक्षा की आड़ में धंधा शराब का, आधा के साथ पौवा फ्री। दुनिया में पहली बार शिक्षा मंत्री और शराब मंत्री एक ही रहा, और वो जेल की हवा खा रहा है। कोर्ट न्यायालय उसको जमानत नहीं दे रही है, और आप कहते हैं कि बेहतर शिक्षा मिल जाए। नैक के डिक्लेरेशन में नीचे चला गया, लड़कों के रिजल्ट नीचे गिर रहे हैं, और आप कह रहे हैं नंबर 1 शिक्षा मिले, नंबर 1 प्रदेश बने। अरे मुनाफत और श्रीवास्तव सर आपके पास आ रहा हूं दोबारा से। आदमी को कांग्रेस ने जातिगत जनगणना, ओपीएस सिस्टम, ओल्ड पेंशन स्कीम, इसको दोबारा से लागू करने की बात की है। हिमाचल, कर्नाटक में इसी के दम पर कांग्रेस सत्ता में आई, ये कांग्रेस के नेताओं का भी मानना है।
और वही कार्ड कांग्रेस दोबारा खेल रही है। हमने रामलीला मैदान में देखा कि ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर सरकारी कर्मचारियों का किस तरह जमावड़ा लगा था। क्या ये 5 राज्यों में इसका असर होगा? हालांकि 2 राज्यों में पहले से लागू है ये, लेकिन एमपी या तेलंगाना में नहीं है। कांग्रेस करी आएंगे तो इसको लागू कर देंगे। देखिए, राजनीति का स्तर अब भगवान जाने किस कहाँ तक गिरेगा, क्या होगा। आज से 40 साल पहले वर्ल्ड बैंक से जो जितने लोन होने थे उसके में शर्त लगाई जाने लगी थी कि आप बिजली पानी बंद कीजिए, बिजली सस्ती देना बंद कीजिए, बिजली पर सब्सिडी बंद कीजिए। और अब तो सिर्फ सब्सिडी का खेल दुर्भाग्य से सत्ता पक्ष की ओर से और विपक्ष की ओर से दोनों तरफ से दिया जाने लगा। पेंशन बंद किससे की थी 20 साल पहले, और पेंशन बंद करने के बाद अब फिर पेंशन शुरू करने का प्रोसेस शुरू हो गया उसी कांग्रेस के दौर में। पेंशन शुरू तो हो जाएगी, ये 4 लाख करोड़ रुपया आएगा कहाँ से, ये जरा कोई पूछ के बताए इनसे। अभी आलम यह है कि कर्नाटक में 5 गारंटियां लागू हो गई हैं। उसके बाद उप मुख्यमंत्री जो हैं DK शिव कुमार आके सार्वजनिक रूप से कहते हैं कि अब कोई डेवलपमेंट का काम नहीं होगा, हमारे पास पैसा नहीं है। अब अगर हर राज्य सत्ता पाने के लिए पेंशन देने शुरू कर देगा, OPS को लागू कर देगा, ओल्ड पेंशन स्कीम को, तो होगा क्या मुझे समझ में नहीं आता। इस देश का कहाँ कहाँ क्या चीज़ें जाएंगी। सत्ता पाने के लिए आप हर आदमी फ्री की राजनीति कर रहा है, पैसा कहाँ से आएगा इसका कोई हिसाब किताब नहीं हो रहा है। और पब्लिक को तो लगता है ना कि हाँ मिलेगा, हमें कुछ मिल जाना चाहिए, मिल जाना चाहिए। नेता तो अपना खा पी लेते हैं पूरी तरीके से। तो क्या मनोज यादव जी ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति सिर्फ चुनावी लॉलीपॉप है? क्योंकि इसके पीछे का जो गणित है वो बहुत ही भयावह है। पैसे आएंगे कहां से? आपने चलिए पेंशन ओल्ड पेंशन स्कीम लागू कर दी, लेकिन आपके पास उतना राजस्व, उतने पैसे कहां से आएंगे? और आपको अपनी फ्लैगशिप प्रोग्राम भी चलाना है आपको। मेरे ख्याल से अक्कू जी का जो अनुभव है बड़ा है। आप इस पैनल में मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा अनुभव है। देश का बजट बढ़ गया और ये 5 ट्रिलियन की बात प्रधानमंत्री करने लगे हैं। 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है। GDP पता नहीं ज़मीन से उठ के आसमान पे पहुंच गई है। और पैसा तो इतना है कि यहाँ पे जब बैंकें नहीं संभाल पाती हैं तो इस देश के चोर, मैं दोबारा से बोल रहा हूँ, चोर उद्योगपति लेके भाग जाते, अय्यासी करते विदेशों में, और मोदी सरकार कुछ भी नहीं कहती। चलो अगर दिक्कत है तो अक्कू जी मैं अनुरोध करूंगा प्रधानमंत्री जी से, आप ही कह दीजिए, आपको तो जानते होंगे, मैं तो विपक्ष का हो सकता है मेरी बात ना माने। विदेशों में स्विस बैंक में बहुत पैसा जमा है, इतना पैसा जमा है, अगर वो पैसा आ जाएगा तो ये देश पता नहीं कहां से कहां हो जाएगा। ये जो मैं अल्फाज कह रहा हूं ये आपने 14 में सुना होगा, लेकिन उसके बाद आपने नहीं सुना होगा। तो ये कुछ तो ऐसा करिए जो जिनको पेंशन मिलेगी, जिनको महंगाई चीज़ों से सस्ती में मिलेगी या फ्री में मिलेगी, उनको मुफ्त में कोई नहीं देता है, वो भी टैक्स देते हैं। वो अलग बात की डायरेक्ट की जगह इनडायरेक्ट टैक्स देते हैं। तो क्या मोदी जी अपने घर से दे रहे हैं क्या? इस देश का आम जनमानस का पैसा इस देश के आम जनमानस के लिए खर्च होता है। एक बात, और डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश में कितना बेहतर मॉडल हमने स्थापित किया था। हम तो सब कुछ बना रहे थे, हम बहनों को भी पैसा दे रहे थे, बच्चों को लैपटॉप भी दे रहे थे मुफ्त, उसके साथ साथ मेट्रो भी बना रहे थे, और भी सड़कें बना रहे थे, हम अस्पताल भी बना रहे थे। हमें तो नहीं कहीं कंगालियत आई। लेकिन हाँ, इस तरह के राजनीतिक दल है, जब दूसरा कोई कुछ देने लगता है तो फिर सिंहासन समय इजाजत दे रहा है। चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया। जनता ने सभी के वादे और दावे सुने और अभी सुन भी रही है, क्योंकि अभी मैनिफेस्टो को अंतिम रूप दिया जा रहा है। फाइनली वो मैनिफेस्टो भी सामने आ जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। और आपको बता दूं कि सबका हिसाब होगा में शाम 6 बजे जब आप जुड़ते हैं तो उसमें हमें 3 सवाल पूछते हैं। और देखिए, जो हमने 7 अक्टूबर को सवाल पूछे थे, लकी विजेता अनुष्का चौधरी हैदराबाद से, सुमित प्रताप सिंह सोनीपत हरियाणा से, इन दोनों को शानदार घड़ी इनाम में मिली है। आप दोनों को बहुत बहुत बधाई। तो हर दिन शाम 5:55 पर हमसे जुड़िए। सबका हिसाब होगा में आप बहस देखिए, और साथ ही जो 3 सवाल नीचे फ्लैश होते हैं उन पर गौर फरमाइए और उसके सही जवाब व्हाट्सएप नंबर जो नीचे फ्लैश होते हैं उसमें दीजिए, और आप भी बनिए हकदार उस शानदार घड़ी का। धन्यवाद। एक छोटा सा ब्रेक, आगे देखिए संपूर्ण राष्ट्र।